हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एंटी प्लेटलेट एजेंट्स के बारे में, जो कि एक ड्रग से प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करता है। तो लास्ट लेक्चर में थ्रोम्बोलाइटिक्स तक पढ़ चुके थे। अभी देखेंगे एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, हेमोपोएटिक्स एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। हेमोपोएटिक्स कैसे ब्लड प्रोडक्शन करते हैं। एंड लास्ट वीक में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, सॉरी फॉर डैट, लेकिन इस वीक से रेगुलर वीडियो अपलोड करने की ट्राई करूँगी। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स, उन सबको एक सीक्वेंस में पढ़ते आए हैं। पहले क्लासिफिकेशन, बाद में मैकेनिज्म, एडवर्स इफेक्ट, क्लिनिकल यूज़ एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन और एंटीडोट। तो आज भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स। तो एंटीप्लेटलेट एजेंट्स क्या है? एंटीप्लेटलेट एजेंट्स जो कि प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करते हैं। नॉर्मली प्लेटलेट का काम क्या होता है, इंजरी के टाइम प्लेटलेट एक्टिवेट होता है और एक साथ चिपक के उस इंजरी के जगह पर पहुंचता है और क्लॉट फॉर्मेशन करता है। तो एंटीप्लेटलेट एजेंट्स एक ड्रग्स है और मेडिसिन्स that prevent platelets from sticking together and forming egg clots। ये एक ड्रग्स है जो कि रोकता है, प्लेटलेट को एक साथ चिपकने से रोकता है और क्लॉट फॉर्मेशन से भी रोकता है, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन बनने नहीं देता। मेनली यूज्ड इन हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये हार्ट अटैक में, स्ट्रोक में और हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीज है उनमें यूज़ किया जाता है। क्योंकि हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज में क्या होता है, वेसल क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो जाता है और टारगेट ऑर्गन पर ब्लड जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता है। देन क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का क्लासिफिकेशन 5 क्लासिफिकेशन है, हम पढ़ेंगे। साइक्लोऑक्सीजेनेस पहला क्लासिफिकेशन है, साइक्लोऑक्सीजेनेस इनहिबिटर, एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर, P2Y12 एंटागोनिस्ट, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर, फॉस्फोडाइएस्टरेस इनहिबिटर्स, प्रोटीज एक्टिवेटेड रिसेप्टर 1 एंटागोनिस्ट। तो साइक्लोऑक्सीजेनेस एक एंजाइम है जो कि प्लेटलेट के अंदर रहता है। तो एस्पिरिन ड्रग्स साइक्लोऑक्सीजेनेस को ब्लॉक करता है। एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर, ये रिसेप्टर प्लेटलेट्स के सरफेस पे होता है और इसको ब्लॉक करता है क्लोपिड्रोगल, प्रसुक्रेल एंड टिकाग्रिलर। ये तीनों ड्रग्स यह ब्लॉक करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A का ड्रग्स है, F6 एप्टीफिवाटिड एंड टेरोफाइबन। ये भी एक रिसेप्टर है, प्लेटलेट के सरफेस में रहते हैं, जो कि इन तीनों ड्रग्स ब्लॉक करते हैं। फॉस्फोडाइएस्टरेस इनहिबिटर, ये एंजाइम है, इसको ब्लॉक करते हैं, सिलेस्ट्रोजल एंड डाइपिरामिडल। प्रोटीज एक्टिवेटेड रिसेप्टर 1 एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है बोरापैक्सर। तो इसका एक ही ड्रग्स देगा कि एस्पिरिन है, साइक्लोऑक्सीजेनेस इनहिबिटर का एस्पिरिन और एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर का 3 ड्रग्स हमने यहाँ देखा कि क्लोपिड्रोगल, प्रसुक्रेल एंड टिकाग्रिलर। ये तीनों ड्रग्स इम्पॉर्टेंट है, जो कि एस्पिरिन, क्लोपिड्रोगल, F6 है। तो हम सिर्फ ये 3 ड्रग्स का ही मैकेनिज्म देखेंगे। पहले देखते हैं कि एस्पिरिन हमारे बॉडी में लेने के बाद कैसे काम करता है एस्पिरिन। तो देखो कि एस्पिरिन, क्लोपिड्रोगल एंड F6 इन तीनों ड्रग्स का सिर्फ मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजेनेस 1 इनहिबिटर, जो कि साइक्लोऑक्सीजेनेस एंजाइम को ब्लॉक करेगा। एस्पिरिन लेने के बाद क्या करता है, एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजेनेस 1 एंजाइम इन प्लेटलेट्स। एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजेनेस 1 एंजाइम को, जो कि प्लेटलेट के अंदर रहता है। इरिवर्सिबली मतलब एक बार
इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, मतलब इनएक्टिवेट हो गए और फिर से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो इरिवर्सली इनहिबिट करने के बाद साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। दिस स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड H2। तो साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम से कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन इन G2 एंड H2 में। तो इनएक्टिवेट इस एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड H2 फॉर्मेशन नहीं होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 H2 आगे जाके थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है, व्हिच आर प्रिकर्सर फॉर थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 एक पावरफुल प्लेटलेट एक्टिवेटर है और वेसोकंस्ट्रिक्टर भी है। थ्रोम्बोक्सिन A2 इज ए पावरफुल प्लेटलेट एक्टिवेटर प्लस वेसोकंस्ट्रिक्टर। ये बेसल कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है। विदाउट थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट्स कैन नॉट स्टिक टुगेदर। तो थ्रोम्बोक्सिन क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को तुरंत एक्टिवेट करता है इंजरी के टाइम और क्लॉट फॉर्मेशन करता है। वेसोकंस्ट्रिक्टर बेसल को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं तुरंत। तो एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन G2 H2 नहीं बनेगा और लास्ट में थ्रोम्बोक्सिन भी नहीं बनेगा। तो थ्रोम्बोक्सिन के बिना प्लेटलेट एक साथ चिपकेगा नहीं और क्लॉट भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एस्पिरिन कैसे काम करता है। देखो डायग्राम के मान लो कि ये एक प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट सेल्स जो कि ब्लड में रहता है। और एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजनेस 1 को इनहिबिट करेगा। याद रख लेना कि साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम को, 2 को नहीं। साइक्लोऑक्सीजनेस 2 एंजाइम प्लेटलेट में नहीं रहता है। तो एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम के साथ इरिवर्सिबली इनहिबिट करेगा, मतलब इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देगा। इनएक्टिव एक बार कर दिया, फिर से वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम कन्वर्ट होगा प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड H2। अगर पहले स्टेप में साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड H2 फॉर्मेशन नहीं होगा और बाद में थ्रोम्बोक्सिन A2 भी फॉर्मेशन नहीं होगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो कि एक पावरफुल प्लेटलेट्स एक्टिवेटर है और वेसोकंस्ट्रिक्टर भी है। तो थ्रोम्बोक्सिन के बिना क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे ही एस्पिरिन काम करता है। मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टडी टिप शेयर करना चाहती हूँ। जब हम एक साथ 2-3 मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर क्या एक्टिव हो रहा है और कहाँ ब्लॉक हो रहा है। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक फॉलो करो। एक कॉपी लेकर बैठो जब भी वीडियो देख रही हो, और जैसे जैसे मैकेनिज्म पढ़ते हो उसको एक छोटा सा इमेजिन डायग्राम खुद बनाओ, जैसे कि मैंने बनाया अब एस्पिरिन का। तो इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म समझना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ की स्टेप याद रखना है। जैसे कि एस्पिरिन डायरेक्टली किसको ब्लॉक करता है, साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम को। और उस ड्रग का फाइनल मकसद क्या है। एस्पिरिन में देखो फाइनल मकसद क्या है कि प्लेटलेट एक साथ चिपकने से रोकना है। अगर आप इस तरह से पढ़ो तो मैकेनिज्म सिर्फ समझ में नहीं आएगा बल्कि एग्ज़ाम तक स्ट्रॉन्ग याद भी रहेगा। तो इसलिए पहले की स्टेप देखो, कौन सा मैकेनिज्म का इसकी स्टेप कौन सा है कि साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम यहाँ पर की स्टेप है। पहले इसके साथ जाकर इरिवर्सिबली इनहिबिट करके और लास्ट में इसका मकसद क्या है। जो एंटीप्लेटलेट एजेंट्स का हम ट्रैक देखेंगे सबका एक ही मकसद है कि प्लेटलेट को एक साथ चिपकने से रोकना है और क्लॉट फॉर्मेशन बनाने नहीं देते। तो इसका मकसद है कि तो अब देखते हैं कि क्लोपिड्रोगल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। क्लोपिड्रोगल इटसेल्फ इज इनएक्टिव। सब ड्रग क्या होते हैं बॉडी में जाने से पहले इनएक्टिव ही होता है, तो क्लोपिड्रोगल भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और इन द लिवर it is metabolized by cytochrome P450 enzyme to an active thiol metabolites। लिवर में क्या होता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम रहता है, ये क्लोपिड्रोगल को ब्रेक डाउन करता है, एक्टिव थायल में कन्वर्ट होता है। ब्रेक डाउन करने के बाद एक्टिव थायल मेटाबोलाइट्स, और एक्टिव थायल मेटाबोलाइट्स बाद में क्या होगा, एक्टिव थायल मेटाबोलाइट्स इरिवर्सिबली बाइंड्स टू द P2Y12 सब टाइप ऑफ ADP रिसेप्टर।
ये क्या करेगा, एक्टिव थायल मेटाबोलाइट्स इरिवर्सिबली बाइंड होगा एडीपी रिसेप्टर के साथ जो कि प्लेटलेट्स के सरफेस में रहते हैं। दिस लीड्स टू प्रिवेंटिंग ग्लाइकोप्रोटीन 2V 3A एक्टिवेशन एंड देयर बाई इनहिबिटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसके वजह से क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 2V एंड 3A को रोकता है, इसके एक्टिवेशन को रोकता है और ऐसे प्लेटलेट एग्रीगेशन होने नहीं देता, मतलब प्लेटलेट एक साथ चिपकने से ऐसे रोकता है। तो इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्लोपिट्रोगल कैसे काम करता है। तो चलो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्लोपिट्रोगल क्या होता है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है और लेने के बाद क्या होगा, साइटोक्रोम P450 इस क्लोपिट्रोगल को ब्रेक डाउन करेगा। ये देखो डायग्राम, क्या है, क्लोपिट्रोगल इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जो क्या, लिवर में साइटोक्रोम P450 एंजाइम रहता है। ये एंजाइम क्या करेगा, पहले ब्रेक डाउन करेगा क्लोपिट्रोगल को और स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करेगा। स्मॉल पार्ट में मतलब एक्टिव थायल में कन्वर्ट करता है और ये एक्टिव थायल बाइंड होगा प्लेटलेट्स के सरफेस में जो एडीपी रिसेप्टर रहता है, इस रिसेप्टर में एक्टिव थायल बाइंड्स। तो एक्टिव थायल बाइंड्स होने के बाद प्रिवेंट करेगा ग्लाइकोप्रोटीन 2V 3A एक्टिवेशन, इसको एक्टिवेट नहीं होने देगा। एडीपी रिसेप्टर के साथ ब्लॉक हो गया तो बाद में क्या करेगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन को एक्टिवेशन को रोकेगा और लास्ट में प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, मतलब प्लेटलेट एक साथ चिपकेगा नहीं तो क्लॉट भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि F6 कैसे काम करते हैं, जो कि ये क्लासिफिकेशन 3 का ड्रग्स है। इसका मैकेनिज्म देखो, F6 क्या है, F6 इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनो का मतलब है एक, क्लोनल का मतलब है एक ही टाइप की सेल से बनाया हुआ है, जो कि एंटीबॉडी एक प्रोटीन है। F6 एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है that binds to irreversibly to platelet glycoprotein 2V 3A रिसेप्टर। ये भी इरिवर्सिबली प्लेटलेट के रिसेप्टर जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 2V एंड 3A इसके साथ बाइंड करेगा, इरिवर्सिबली इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा एंड ब्लॉकिंग फाइब्रिनोजन बाइंडिंग एंड दस प्रिवेंटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन। और फाइब्रिनोजन को बाइंडिंग नहीं होने देगा रिसेप्टर में। अगर GB2V एंड 3A रिसेप्टर के साथ फाइब्रिनोजन में बाइंडिंग हो गया तो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइब्रिन हम आगे भी पढ़ चुके हैं एंटीकोगुलेंट्स में कि फाइब्रिन एक स्टेबल क्लॉट बनाता है। अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया तो एक फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा और एक स्टेबल क्लॉट भी बना लेगा। इसलिए क्या करता है, ब्लॉक करता है फाइब्रिनोजन बाइंडिंग को और ऐसे रोकता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, प्लेटलेट को एक साथ चिपकने से ऐसे रोकता है। देन थेराप्यूटिक यूजेस, मतलब और किस किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है एंटीप्लेटलेट एजेंट्स। प्रिवेंशन ऑफ MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। ये एक हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है जो हार्ट में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होता है, तो इस डिजीज़ को भी रोकता है एंटीप्लेटलेट एजेंट्स। ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं जब हम डेफिनेशन पढ़ाते हैं एंटीप्लेटलेट एजेंट्स का और क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक भी प्रिवेंट करता है। स्ट्रोक में भी क्या होता है, ब्लड वेसल क्लॉट से ब्लॉक हो जाता है और टारगेट ऑर्गन पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो इस क्लॉट को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रोक में। आफ्टर एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट पे यूज़ किया जाता है। एंजियोप्लास्टी क्या है, एंजियोप्लास्टी में डॉक्टर क्या करते हैं, एक बेलून की मदद से आर्टरी को खोलता है। तो आर्टरी ब्लॉक हो जाता है ना क्लॉट से, तो उस आर्टरी को बेलून की मदद से खोलता है। और स्टेंट प्लेसमेंट का मतलब है एक पाइप को प्लेस करता है अंदर। ये पाइप प्लेसमेंट की वजह से अगर आर्टरी के अंदर इंजरी हो गया तो प्लेटलेट्स तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और
क्लॉट बना लेते। तो क्लॉट बनाने के बाद फिर से वो स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए यूज़ किया जाता है एंजियोप्लास्टी के बाद और स्टेंट या फिर स्टेंट प्लेसमेंट में। ये याद रख लेना कि आर्टरी के अंदर क्या करते हैं, एक पाइप को प्लेस करते हैं। प्लेस करते टाइम अगर इंजरी हो गया तो तुरंत प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगा और क्लॉट फॉर्मेशन होता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट मतलब एस्पिरिन लेने से और इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है। एस्पिरिन लेने से गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, ब्लीडिंग होता है, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब सीवियर केस में एलर्जिक रिएक्शन होता है। क्लोपिट्रोगल इसको लेने से ब्लीडिंग होता है। F6mF सीवियर ब्लीडिंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। तो ये तीनों ड्रग्स का हम मैकेनिज्म भी पढ़ चुके हैं। तो इस तीनों का देखो कॉमन एडवर्स इफेक्ट है ब्लीडिंग होना जाहिर सी बात है, क्योंकि एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का काम क्या है, क्लॉट बनाने से रोकना, मतलब ब्लड को लिक्विड फेज में रखना है। तो अगर कुछ ड्रग बॉडी में अच्छे से काम नहीं करता है कुछ पेशेंट में, तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो एस्पिरिन, क्लोपिट्रोगल, F6mF इन तीनों का एडवर्स इफेक्ट सेम ही है, ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ब्लीडिंग, हाइपर सेंसिटिविटी एस्पिरिन का, क्लोपिट्रोगल का ब्लीडिंग, F6mF का भी ब्लीडिंग। तो ये तीनों का तो याद रख पाओगे कि ब्लीडिंग है इन तीनों का। तो सिलेस्टोजल का क्या है एडवर्स इफेक्ट, हेडेक, हाइपोटेंशन, बोरा पगजर का इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मतलब जो हेड पे जो क्रेनियल बोन रहता है, इस बोन के बीच क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, बोरा पगजर लेने से हो सकता है। तो एस्पिरिन जो कि हम क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन 1 का ड्रग्स है एस्पिरिन, साइक्लोहेक्सेन 1 को इनहिबिट करता है, क्लोपिट्रोगल 2nd का, एंड F6mF 3rd का, एंड सिलेस्टोजल 4th क्लासिफिकेशन का, एंड बोरोपक्सन 5th क्लासिफिकेशन का। तो अब देखो कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। अगर किसी पर्सन का पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है और हेमरेजिक स्ट्रोक है, उन पेशेंट में हम नहीं दे सकते एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में क्या होता है, जीआई से ब्लीडिंग होता है और हेमरेजिक स्ट्रोक में भी ब्लीडिंग होता है। तो और सीवियर केस में हो जाएगा अगर एंटीप्लेटलेट एजेंट्स उस पेशेंट में यूज़ किया जाता है, जीआई पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में और हेमरेजिक स्ट्रोक पे। तो एंटीप्लेटलेट एजेंट्स देखो, हम एंटीप्लेटलेट एजेंट्स सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। एंटीप्लेटलेट एजेंट्स क्या है पहले देखा हमने, और किस किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। क्लासिफिकेशन भी देखा हमने, 5 क्लासिफिकेशन है टोटल। पहला है साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर, दूसरा है एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर, तीसरा है GP2B3A रिसेप्टर, और 4th है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर, एंड 5th है प्रोटीएस एक्टिवेटेड रिसेप्टर 1 एंटागोनिस्ट। तो हम 5 क्लासिफिकेशन देखा यहाँ पर, और इसका जो ड्रग है इंपॉर्टेंट ड्रग्स एस्पिरिन, क्लोपिट्रोगल, F6mF, इन तीनों का मैकेनिज्म भी देखा, ये कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी पे। एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम को इनहिबिट करेगा पहले, जो कि प्लेटलेट के अंदर रहता है। बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन नहीं होगा अगर ये इनएक्टिवेट हो गया साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2H2 फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब आगे जाके थ्रोम्बोक्सिन A2 भी नहीं बनाएगा, जो कि एक प्लेटलेट एक्टिवेटर है, और प्लेटलेट एक साथ चिपकेगा नहीं, तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा। और F6mF की मैकेनिज्म भी हम देखा कि क्या होते हैं, प्लेटलेट GP3B2A रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। और बाद में क्या देखा, क्लिनिकल यूज़ एडवर्स इफेक्ट एस्पिरिन, क्लोपिट्रोगल एंड F6mF, इन तीनों का सेमी एडवर्स इफेक्ट है, कॉमन एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग है। और लास्ट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी देखा।
देन नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है, नेक्स्ट सब टॉपिक है हेमोपोएटिक्स। ये देखो 2 सब टॉपिक कवर हो गए ऑलरेडी। अब देखेंगे हेमोपोएटिक्स। हेमोपोएटिक्स क्या है? हिम का मतलब पता ही होगा तुम लोगों को कि हिम का मतलब ब्लड है, एंड पोएटिक्स का मतलब क्या है? फॉर्मेशन, जो ब्लड फॉर्मेशन करता है, जो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसको हेमोपोएटिक्स बोलते हैं। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, ये टॉपिक्स हेमोपोएटिक्स हम पहले देखेंगे, बाद में प्लाज्मा एक्सपेंडर्स को देखते हैं। हेमोपोएटिक्स, हिम का मतलब ब्लड है, एंड पोएटिक्स का मतलब क्या है? ब्लड फॉर्मेशन। मतलब ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे बॉडी पे, इस प्रोसेस को देखेंगे। ब्लड फॉर्मेशन मेनली बोन मैरो में होता है। हेमोपोएटिक्स ड्रग्स आर एजेंट that stimulate the production of blood cells, RBC, WBC, platelets. हेमोपोएटिक ड्रग्स क्या है? हेमोपोएटिक ड्रग्स स्टिमुलेट करता है जो ब्लड में सेल्स रहते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स है, इन तीनों सेल्स को स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन होने के लिए। मतलब ब्लड को मेनली क्या करते हैं? ब्लड को प्रोडक्शन करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन होता है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? दिस ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प ट्रीट एनीमिया। ये एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनीमिया का मतलब है कि ब्लड लॉस होना, मतलब ब्लड की डिफिशियंसी होना बॉडी में। इसको ट्रीट करने के लिए मेनली क्या होता है? हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होता है, एंड आरबीसी की स्ट्रक्चर आरबीसी फॉर्मेशन में डिस्टर्ब होता है एनीमिया में। बूस्ट इम्यूनिटी इन कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट में इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इसके लिए बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिवेंट ब्लीडिंग ड्यू टू लो प्लेटलेट्स। लो प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है? लो प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो क्लॉट फॉर्मेशन भी कम होगा, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड वाइडली यूज्ड इन प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम वुमेन के बॉडी में ज़्यादा ब्लड चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन यूज़ किया जाता है। आयरन यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी। और क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो वुमेन बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस करते हैं, तो इसकी वजह से वुमेन की प्रेगनेंसी वुमेन की बॉडी में ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो फॉलिक एसिड यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। फिल्ग्रास्टिम एंड सर्क्रामस्टिम यूज़ किया जाता है। तो इसके हम 3 क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन याद रखना सिंपल है, क्योंकि देखो ब्लड में कौन कौन से सेल रहते हैं, उस सेल्स को प्रोडक्शन करने के लिए ड्रग्स दिया जाता है। ये हिम का मतलब क्या है? हिम का मतलब ब्लड है, और पोएटिक्स का मतलब फॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि हेमोपोएटिक्स का मतलब क्या है? ब्लड प्रोडक्शन। मतलब ब्लड में जो जो सेल्स रहते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन तीनों सेल्स को प्रोडक्शन करने के लिए स्पेसिफिक ड्रग दिया जाता है। RBC को प्रोडक्शन करने के लिए ड्रग्स दिया जाता है, WBC को प्रोडक्शन करने के लिए ड्रग दिया जाता है, और प्लेटलेट्स को भी। तो ड्रग्स फॉर RBC, इसको हम एंटी एनीमिक्स भी बोलते हैं। आयरन प्रिपरेशन, और आयरन प्रिपरेशन में हम 4 ड्रग देखेंगे, जो कि ऑरली दिया जाता है, एक पेरेंट्रली दिया जाता है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ऑरली जो इन चारों ड्रग क्या करेगा? आयरन प्रिपरेशन करेगा। ऑरली फेरस सल्फेट एंड फेरस फ्यूमोरेट दिया जाता है, एंड पेरेंट्रली मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। पेरेंट्रली कौन सा ड्रग दिया जाता है? पेरेंट्रली जो दिया जाता है वो एक सोल्यूशन की तरह होता है, जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। विटामिन B12 में साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन दिया जाता है, एंड फॉलिक एसिड दिया जाता है। ये चारों ड्रग आयरन प्रिपरेशन करेगा। ड्रग्स फॉर WBC, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो WBC की कॉलोनी है उसको स्टिमुलेट करेगा। तो इसका ड्रग्स देखो क्या क्या है। ड्रग्स फॉर WBC कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। जो ग्रेनुलोसाइट क्या है?
WBC का टाइप्स है, WBC का दो टाइप्स है, एक है ग्रेनुलोसाइट और एक है एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट के कॉलोनी को स्टिमुलेट करेगा ये ड्रग्स, फिल्ग्रास्टिम, पेगफिल्ग्रास्टिम। तो ग्रेनुलोसाइट जीपेट में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है कि 2011 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि फिल्ग्रास्टिम इज ए एनालॉग ऑफ GCSF। तो GCSF का एग्जांपल है फिल्ग्रास्टिम, पेगफिल्ग्रास्टिम। ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो मैक्रोफेज भी WBC का टाइप्स है। ग्रेनुलोसाइट, मैक्रोफेज, इन दोनों का कॉलोनी को स्टिमुलेट करेगा सार्कोमास्टिम ड्रग्स स्टिमुलेट करेगा। ड्रग्स फॉर प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर में जाकर स्टिमुलेट करेगा। इसका ड्रग्स क्या है? एल्ट्रोम्बोपेग, रोमिप्लास्टिम। थ्रोम्बोपोएटिन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, एल्ट्रोम्बोपेग एंड रोमिप्लास्टिम। क्या ड्रग्स फॉर WBC देख चुके हैं हम, एंड ड्रग्स फॉर प्लेटलेट्स। देखो ड्रग्स फॉर WBC ये क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि ड्रग्स फॉर RBC प्रोडक्शन के लिए ड्रग्स होता है, WBC प्रोडक्शन के लिए, RBC प्रोडक्शन के लिए आयरन प्रिपरेशन में, और जो ऑरली ड्रग्स दिया जाता है, पेरेंट्रली ड्रग्स दिया जाता है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, एंड WBC प्रोडक्शन के लिए भी ड्रग्स दिया जाता है। जो यहाँ पर हमने दो टाइप्स देखा, GCSF एंड GMSF। ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसका एग्जांपल है फिल्ग्रास्टिम एंड पेगफिल्ग्रास्टिम। ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का एक ही ड्रग्स देखा यहाँ पर, सार्ग्रामास्टिम। ड्रग्स फॉर प्लेटलेट्स के ड्रग्स दो है, एल्ट्रोम्बोपेग एंड रोमिप्लास्टिम, जो थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स प्रोडक्शन के लिए। देन अब देखते हैं कि आयरन। तो आयरन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए? इट इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन क्या अकेला ट्रेवल नहीं करता, इसके साथ क्या होता है, 4 आयरन से बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन और फ्लो होते हैं। तो हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर है, 4 आयरन से बाइंड होता है एक हीमोग्लोबिन। तो इसलिए क्या है, एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन का आयरन। इन अदर कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑफ एंजाइम सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंजाइम सिस्टम में आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम सिस्टम में आयरन टेट्राहाइड्रोफोलेट को रीजनरेट करके प्यूरिन थायमिडाइन में कन्वर्ट करता है। थायमिडाइन एक DNA बेसिस है एंड प्यूरिन पे, तो इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम सिस्टम में आयरन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले जाते हैं। डिप्लीशन ऑफ आयरन स्टोर में रिजल्ट इन आयरन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया। आयरन इज यूज्ड टू बिल्ड अप ऑफ ब्लड इन एनीमिया। एडल्ट मेल में 0.5 to 1 mg डेली रिक्वायरमेंट होते हैं आयरन, 0.5 mg एज कम्पेयर टू मेल। फीमेल में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है डेली, क्योंकि एडल्ट फीमेल के होते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम ज़्यादा मतलब ब्लड लॉस हो जाता है फीमेल के बॉडी से, तो इसलिए डेली रिक्वायरमेंट 1 to 2 mg है। प्रेगनेंसी के टाइम 3 to 5 mg। लास्ट ट्राइमेस्टर, तो एक ट्राइमेस्टर में क्या होते हैं, 3 मंथ होता है, 2 ट्राइमेस्टर में 6 मंथ एंड 3 ट्राइमेस्टर में 9th मंथ। तो लास्ट 2 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी वोमेन को 3 to 5 mg आयरन की डेली रिक्वायरमेंट होती है। देन एडल्ट एज कम्पेयर टू एडल्ट मेल, तो एडल्ट फीमेल में ज़्यादा होता है डेली रिक्वायरमेंट। तो मैकेनिज्म देखते हैं। प्रोवाइड्स एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर हीमोग्लोबिन। आयरन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को एक एसेंशियल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन को जितना आयरन मिलेगा इतना ही हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा।
आयरन प्रोवाइड करेगा हीमोग्लोबिन को रॉ मटेरियल। देन क्या होगा, इंक्रीज हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जितना हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, ऑक्सीजन भी कैरी कर पाएगा, टारगेट ऑर्गन में ऑक्सीजन ज़्यादा ले जा पाएगा। एंड विटामिन B12, तो आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इन तीनों को हेमाटोनिक्स बोलते हैं। तो विटामिन B12 अभी देखते हैं क्या है। विटामिन B12 इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। और दो टाइप्स के विटामिन होते हैं, एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक है वाटर इनसोल्यूबल। विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोबालामिन। विटामिन B12 को कोबालामिन भी बोलते हैं, कोबालामिन भी कहा जाता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल फूड्स। इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल फूड्स। एनिमल फूड के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि मीट से, फिश से, एग से, मिल्क से। ये एनिमल सोर्स है ना, एनिमल सोर्स से हमें मिलता है। प्लांट डोंट कंटेन विटामिन B12। विटामिन B12 प्लांट में नहीं रहते, तो एनिमल फूड्स के थ्रू ही हमें मिलते हैं, मीट से, फिश से, एग, मिल्क। तो इससे विटामिन B12 मिलता है। मैकेनिज्म देखते हैं विटामिन B12 कैसे काम करते हैं। फंक्शन एज कोएंजाइम इन DNA सिंथेसिस। तो DNA सिंथेसिस में विटामिन B12 एक कोएंजाइम की तरह काम करेगा। कोएंजाइम क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ मिलकर रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है। जो कोएंजाइम एक मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ मिलकर क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करेगा। तो DNA सिंथेसिस में कोएंजाइम की तरह काम करता है विटामिन B12 एंड प्रोमोट्स न्यूक्लियर मैच्योरेशन ऑफ RBC प्रिकर्सर। जो न्यूली RBC होते हैं तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। जब RBC मैच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। तो विटामिन B12 क्या करेगा, प्रोमोट करेगा न्यूक्लियर मैच्योरेशन ऑफ RBC के न्यूक्लियर मैच्योरेशन को प्रोमोट करेगा एंड प्रिवेंट्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में RBC के साइज बड़ा हो जाता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को रोकने के लिए विटामिन B12 यूज़ किया जाता है। फॉलिक एसिड ऑल्सो नोन एज विटामिन B9, इसको विटामिन B9 भी कहा जाता है। फॉलिक एसिड को इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड कैसे काम करते हैं, प्रोमोट्स DNA सिंथेसिस, ये भी DNA सिंथेसिस को प्रोमोट करेगा विटामिन B12 की तरह। एंड प्रॉपर मैच्योरेशन ऑफ RBC एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड थायमिडाइलेट, जो कि प्यूरिन एंड थायमिडाइलेट DNA का बेसिस है। इस DNA को सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होगा विटामिन B12 की तरह, और RBC को भी मैच्योरेशन करेगा फॉलिक एसिड। तो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड DNA सिंथेसिस में मदद करता है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, फॉलिक एसिड DNA सिंथेसिस में मदद करता है। विटामिन B12 भी। अभी देखते हैं ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो ड्रग्स WBC को प्रोडक्शन करते हैं। ये ड्रग्स क्या करेगा, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज को कॉलोनी को स्टिमुलेट करेगा। इसका मैकेनिज्म देखो, स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। ग्रेनुलोसाइट क्या है, WBC का सेल है। एंड मैक्रोफेज क्या है, ये टाइप ऑफ WBC का ये टाइप है डेट सर्वेंट्स एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस होता है। तो एंड रिमूव डेड सेल, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस आते हैं तो इसको सर्वेंट्स करके किल कर देते हैं मैक्रोफेज। देन ग्रेनुलोसाइट
इसका नाम में ही है देखो, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज, ये दोनों को स्टिमुलेट करेगा। तो इसका मैकेनिज्म सिर्फ ये लिख देना कि ग्रेनुलोसाइट एंड मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करता है। थ्रोम्बोपोएटिन स्टिमुलेट्स, थ्रोम्बोपोएटिन क्या करेगा, स्टिमुलेट मेगाकारियोसाइट प्रोलिफरेशन, जो मेगाकारियोसाइट सेल है उसको डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, एंड इंक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन, एंड प्लेटलेट प्रोडक्शन को बढ़ाता है थ्रोम्बोपोएटिन ड्रग्स। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है, आयरन थेरेपी, अगर किसी इंडिविजुअल को आयरन ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इसके वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ऑरल आयरन, जो ऑरली आयरन दिया जाता है इसकी वजह से क्या क्या होता है। जो ऑरली आयरन दिया जाता है, ऑरली कौन कौन सा आयरन दिया जाता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑरली आयरन जो दिया जाता है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल टाइट हो जाते हैं, एंड नोसिया, वोमिटिंग फील होगा, ब्लैक स्टूल होगा। या आयरन प्रिपरेशन में देखो, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेट ऑरली दिया जाता है। ये ड्रग्स अगर ऑरली लिया जाता है तो इसकी वजह से नुकसान क्या क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, नोसिया एंड ब्लैक स्टूल। एंड पेरेंट्रल आयरन, जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, पेरेंट्रल आयरन जैसे कि डेक्स्ट्रॉन, ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। एनाफाइलेक्सिस एलर्जिक रिएक्शन, मतलब सीवियर केस में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। हाइपरटेंशन, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है तो बीपी फॉल होने के चांसेस है। पेन इन इंजेक्शन साइट, जहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है पेन हो सकता है। देन एनाफाइलेक्सिस होगा, हाइपोटेंशन होगा, पेन इन इंजेक्शन साइट। ओवरडोज, एक्यूट आयरन पॉइजनिंग इन चिल्ड्रेन, अगर चिल्ड्रेन में ओवरडोज दिया जाता है तो क्या होता है, एक्यूट आयरन पॉइजनिंग हो सकता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक रिनल फेलियर, क्रोनिक रिनल फेलियर मतलब अगर किसी पर्सन का किडनी मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहे, फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर रहे बहुत दिनों से, तो इसके वजह से एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक रिनल फेलियर इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी से जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो 2011 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोनिक रिनल फेलियर में कौन सी एनीमिया हो सकता है। तो मैं हर टॉपिक के साथ साथ जीपेट के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस एरिया को भी एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या आया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एनीमिया ऑफ क्रोनिक रिनल में क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाती है क्योंकि ग्लोमेरुलस अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं ब्लड को, तो इसके वजह से क्या होता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक रिनल फेलियर इसलिए होता है इन CRF, क्रोनिक रिनल फेलियर में किडनी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ एरिथ्रोपोएटिन, किडनी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना मतलब किडनी को चाहिए। किडनी नॉर्मली एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं RBC प्रोडक्शन के लिए। तो CRF में किडनी डैमेज हो जाती है तो इसके वजह से एरिथ्रोपोएटिन के प्रोडक्शन कम हो जाते हैं। तो एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन कम हो गया मतलब तो RBC की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा क्योंकि ये स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा बोन मैरो को RBC प्रोडक्शन के लिए जितना किडनी को चाहिए। एज ए रिज़ल्ट नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ओकर्स, तो इसके वजह से नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। तो चलो देखते हैं तो इसका आंसर क्या है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक रिनल फेलियर होने की वजह से कौन सा एनीमिया हो सकता है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो मॉर्फोलॉजिकली एनीमिया आर 3 टाइप्स, मॉर्फोलॉजिकली एनीमिया 3 टाइप्स के होते हैं। माइक्रोसाइटिक, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि 2025 तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कि नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया जो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक रिनल फेलियर में कौन से एनीमिया होता है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। एंड एनीमिया के 3 टाइप्स होते हैं, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया
तो इसके ड्रग चॉइस क्या है, क्या ड्रग्स देना चाहिए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में? आयरन सप्लीमेंट, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, आरबीसी की साइज बड़ा हो जाता है। तो ड्रग चॉइस क्या है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड या फिर फोलिक एसिड। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड दोनों क्या करते हैं, DNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन देना चाहिए। विटामिन B6 डेफिशिएंसी कोजिंग, ये भी 2011 में पूछा गया था कि विटामिन B6 डेफिशिएंसी कोजिंग सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, कौन सा एनीमिया होता है, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। ट्रीटेड विथ पायरोडोक्सिन, तो पायरोडोक्सिन से ट्रीट करते हैं विटामिन B6 डेफिशिएंसी की वजह से जो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं। देन देखते हैं कि क्लिनिकल यूज़ मतलब किस लिए यूज़ किया जाता है। ये हेमाटोनिक्स, आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। आयरन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि देखो आयरन यूज्ड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होते हैं तो आयरन देते हैं उस पेशेंट में। विटामिन B12 यूज्ड इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए दिया जाता है, जो कि जहाँ पर आरबीसी के साइज बड़ा हो जाते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड फॉलिक एसिड में क्या होता है, फॉलिक एसिड किस लिए यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कौन सी ड्रग्स देना चाहिए, विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड। यूज्ड इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फॉलिक एसिड यूज्ड इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यूज़ किया जाता है ड्यू टू फॉलेट डेफिशिएंसी। फॉलेट मतलब विटामिन B9 की डेफिशिएंसी। तो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकते हैं। इस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पेशेंट को फॉलिक एसिड दिया जाता है। यूज्ड इन प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द बेबी। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के टाइम में यूज़ किया जाता है क्योंकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी में होता है। इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए फॉलिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और बेबी में फुल्ली डेवलप नहीं होते या फिर क्लोज नहीं होते। हालांकि ये प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में ही क्लोज हो जाना चाहिए। अगर ये क्लोज नहीं होते या फिर फुल्ली डेवलप नहीं होते तो इसमें क्या स्पाइन में गैप रहते या फिर ओपन होता है। तो ये इस इमेज में देख सकते हो। तो इसको स्पाइना बिफिडा भी कहा जाता है इस डिफेक्ट को। देन विटामिन B12 किस लिए यूज़ किया जाता है, क्लिनिकल यूज़ में देखो कि आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी होने की वजह से जो एनीमिया होते हैं इसमें आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है। विटामिन B12 यूज्ड इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फॉलिक एसिड यूज्ड इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड दोनों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यूज़ किया जाता है एंड प्रेगनेंसी में भी फॉलिक एसिड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। देन अब स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स लेने से क्या होता है, प्लाज्मा की वॉल्यूम इंक्रीज होता है बॉडी पे। तो हीमोपोएटिक्स के बाद कौन सा टॉपिक आता है, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। देन प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक वाटरी फ्लूइड होता है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड होते हैं, ब्लड की 55% प्लाज्मा होते हैं, 45% ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। प्लाज्मा इज ए क्लियर pale yellow color watery fluid in which several different types of blood cells, RBC, WBC, platelets are suspended float। तो प्लाज्मा एक हल्का येलो कलर, स्ट्रो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है
जहाँ पर क्या होता है प्लाज्मा में जो ब्लड सेल्स होता है आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स ये फ्लोट होता है ऊपर। देन प्लाज्मा 55% ब्लड के होते हैं एंड 45% ब्लड सेल्स होता है, बाकी जो है प्रोटीन होता है। तो अभी देखते हैं कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या होता है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स लेने के बाद क्या होता है, बॉडी में प्लाज्मा की वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या होता है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स एक सब्सटेंस है, फ्लूइड और सॉल्यूशंस होता है ये, डेट इंक्रीज द सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन पेशेंट हैज़ लॉस्ट ब्लड फ्लूइड। ये एक फ्लूइड सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटिंग हो रहे हैं, इस सर्कुलेटिंग के साथ प्लाज्मा में सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उस प्लाज्मा के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। जब पेशेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट कर देते हैं या फिर फ्लूइड लॉस्ट हो जाता है। मान लो कि एक पर्सन का रोड एक्सीडेंट हो गया, तो पास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, तो उस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हॉस्पिटल भी पास नहीं, तो ले जाते जाते क्या होगा, बीपी भी फॉल हो जाएगा। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए प्लाज्मा एक्सपेंडर्स दिया जाता है। दे आर यूज्ड एज टेम्पोररी रिप्लेसमेंट फॉर ब्लड प्लाज्मा टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन। ये टेम्पोररी रिप्लेसमेंट, ब्लड ओरिजिनल जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं उसको टेम्पोररी रिप्लेसमेंट के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और सर्कुलेशन भी मेंटेन रहे। एक्सीडेंट होने की वजह से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो जाता है, तो ब्लड वेसल में ब्लड की फ़्लो कम होता है। मतलब ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। जब ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तो पेशेंट का अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से। तो इसलिए प्लाज्मा एक्सपेंडर्स यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए एंड ब्लड सर्कुलेशन पूरा बॉडी में नॉर्मल रखने के लिए यूज़ किया जाता है। देन प्लाज्मा एक्सपेंडर्स कैन नॉट रिप्लेस ब्लड सेल्स। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स ब्लड सेल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड में क्या रहते हैं, देखो आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स से तीनों सेल्स रहते हैं, लेकिन प्लाज्मा एक्सपेंडर्स में नहीं रहता है। सो दे कैंट कैरी ऑक्सीजन। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सब नहीं रहते हैं, तो ऑक्सीजन भी कैरी नहीं कर पाएगा टारगेट ऑर्गन में। दैट्स व्हाई दे आर ओनली फॉर टेम्पोररीली यूज्ड, इसलिए टेम्पोररीली इसको यूज़ किया जाता है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। बहुत देर तक नहीं ले सकते प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, एक लिमिटेड टाइम पर ले सकते हैं। सो अब क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशंस क्या है। यहाँ पर हम 3 क्लासिफिकेशन मेनली देखते हैं कि पहला क्लासिफिकेशन है क्रिस्टोलाइट्स। क्रिस्टोलाइट्स क्या है, एक सिंपल सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशंस, एक सिंपल सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशंस होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो सलाइन दिया जाता है, उस सलाइन में 0.9% NaCl होता है। डिहाइड्रेशन में भी प्लाज्मा एक्सपेंडर से यूज़ करते हैं। रिंगर सेलेक्टेड डेक्सट्रोज सॉल्यूशन 5% डेक्सट्रोज रहता है एंड डेक्सट्रोज सलाइन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइट्स क्या है, बहुत चीप है, इजीली अवेलेबल, इजीली मिल सकता है मार्केट में, बट दे क्विकली लीव द ब्लड वेसल्स एंड शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट। ये क्विकली ब्लड वेसल से लीव करता है एंड शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट, और इसका असर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल को तुरंत क्रॉस कर जाते हैं, क्विकली क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए इसका इफेक्ट शॉर्ट लास्टिंग होता है। देन कॉलॉइड्स देखते हैं, सेकेंड क्लासिफिकेशन। कॉलॉइड्स क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल से स्टे लॉन्गर इन ब्लड। देखो लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होते हैं, ब्लड वेसल होता है जो ब्लड वेसल से क्रॉस नहीं कर पाता है लार्ज मॉलिक्यूल, देन इसलिए ये ब्लड में ज़्यादा देर तक रहता है और इसका असर भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। दिस स्टे इन सर्कुलेशन लॉन्गर एंड कीप प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज फॉर मोर टाइम। तो ये सर्कुलेशन ज़्यादा देर तक
प्लाज्मा सर्कुलेशन कर पाएगा पूरा बॉडी में एंड की प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज फॉर मोर टाइम। तो इसका एग्जांपल है डेक्स्ट्रन 40, डेक्स्ट्रन 70, हाइड्रोक्सी इथाइल एस्टर्स एंड जिलेटिन। जनरली यूज्ड प्लाज्मा एक्सपेंडर नेचुरल कोलॉइड, इसको हम नेचुरल कोलॉइड भी बोलते हैं। यूज्ड इन बर्न्स, तो बर्न्स में यूज़ किया जाता है। शॉक में भी वन कॉलर्स और क्रिस्टलाइट्स आर नॉट इनफ, जब कॉलर्स और क्रिस्टलाइट्स इतना इफेक्टिव नहीं होता है तब नेचुरल कोलॉइड यूज़ किया जाता है। बर्न में क्या होता है, स्किन जलने की वजह से क्या होता है, स्किन के नीचे तो हमारा ब्लड वेसल रहता है, उससे ब्लड वेसल लीकेज हो जाता है स्किन जलने की वजह से, बर्न होने की वजह से। तो ब्लड वेसल से क्या होगा, जो फ्लूइड होता है ब्लड वेसल के अंदर ब्लड रहता है वो लीकेज होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। तो इसलिए सीवियर केस में जनरली यूज्ड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स या फिर नेचुरल कोलॉइड यूज़ करते हैं। अगर कॉलर्स और क्रिस्टलाइट्स इतना इफेक्टिव नहीं होता तब यूज़ किया जाता है, मतलब सीवियर केस में यूज़ किया जाता है। इट इज़ नेचुरल, लाइफ सेविंग बट लिमिटेड सप्लाई। यह नेचुरल है और लाइफ सेविंग भी है बट लिमिटेड सप्लाई दे सकते हैं। तो नेचुरल कोलॉइड के एग्जांपल देखो, ह्यूमन एल्बुमिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP। तो हम यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन देखे हैं अभी कि क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइट, जो कि सिंपल सॉल्ट और शुगर सोल्यूशंस होता है, तो उसका एग्जांपल नॉर्मल सलाइन, रिंगर सेलेक्टेड डेक्सट्रोज सोल्यूशन। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन है कॉलॉइड्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, और कॉलॉइड्स जो है क्रिस्टलाइट्स के कंपेयर में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जनरली यूज्ड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो नेचुरल कॉलॉइड है, ये सीवियर केस में यूज़ किया जाता है, ये लाइफ सेविंग भी और लिमिटेड सप्लाई है। मैकेनिज्म देखते हैं, इन तीनों का एक कॉमन मैकेनिज्म है, इस कॉमन मैकेनिज्म देखते हैं अभी। नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम इज मेंटेन बाय बैलेंस बिटवीन वाटर इनसाइड ब्लड वेसल एंड वाटर आउटसाइड। नॉर्मली हमारा ब्लड वॉल्यूम कैसे मेंटेन होता है, ब्लड वेसल के अंदर और बाहर क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर और बाहर बैलेंस होता है वाटर, तो इससे मेंटेन होता है। ये देखो, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम ऐसे मेंटेन रखता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, वाटर बैलेंस अमाउंट में रहता है। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स कैसे एक्ट करता है ये हम बाद में देखेंगे। ये देखो, इस बैलेंस को, जो बैलेंस होता है ब्लड वेसल के अंदर और बाहर, इस बैलेंस को कंट्रोल करता है ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर किस लिए होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन के लिए ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। ये ऑन्कोटिक प्रेशर एक कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ये ऑन्कोटिक प्रेशर कंट्रोल करता है ब्लड वॉल्यूम बैलेंस रखने के लिए। ये ऑन्कोटिक प्रेशर ही कंट्रोल करता है। ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ सॉल्ट कंट्रोल करता है ब्लड वॉल्यूम के बैलेंस को। इन शॉक हेमरेज प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज एज ए रिजल्ट BP फॉल्स। शॉक या फिर हेमरेज ब्लीडिंग में क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तब ब्लड अगर ज़्यादा लॉस हो गया बॉडी से तो प्लाज्मा वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा ब्लड में ही रहता है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज एज ए रिजल्ट BP फॉल्स, तो BP फॉल्स हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आर्टरी में जितना ब्लड फ्लो होगा इतना क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर ब्लड फ्लो कम हो गया, मतलब ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया, तो ब्लड फ्लो भी कम हो गया और BP भी फॉल होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो शॉक या हेमरेज में प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, BP फॉल हो जाता है। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स एक्ट बाय रिटेनिंग फ्लूइड इनसाइड ब्लड वेसल और ड्रॉइंग फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू इनटू ब्लड सो सर्कुलेशन इज रिस्टोर्ड।
तो इसको हम एग्जाम्पल के नोट डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि प्लाज्मा एक्सपेंडर्स कैसे काम करते हैं। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स लेने से क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो, ये आर्टरी है और आर्टरी के बाहर क्या है, ये ब्लड वेसल है। ये दोनों क्या है, ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल के बीच जो होते हैं, ये क्या है, टिश्यू या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर लेने से क्या होगा, जो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहे हैं उसको भी होल्ड करके रखेगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भी पुल करेगा ब्लड वेसल की तरफ फ्लूइड। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स एक्ट बाय रिटेनिंग फ्लूइड इनसाइड ब्लड वेसल और ड्रॉइंग फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू इनटू ब्लड। जो ब्लड वेसल के अंदर से फ्लूइड बह रहे उसको भी होल्ड करके रखेगा और टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भी पुल करके अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ब्लड वेसल के अंदर खींचेगा। तो अब देखते हैं क्लिनिकल यूज़। प्लाज्मा एक्सपेंडर किस लिए यूज़ किया जाता है, शॉक में यूज़ किया जाता है, लाइक ट्रॉमा के स्ट्रेस में, बर्न्स में, सर्जरी में, हेमोरेज में, सीवियर डिहाइड्रेशन होने की वजह से यूज़ किया जाता है, सलाइन यूज़ किया जाता है। टेम्पोररी रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा अंटिल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अवेलेबल। हाँ, तो प्लाज्मा को टेम्पोररी रिप्लेसमेंट ओरिजिनल प्लाज्मा की जगह यूज़ किया जाता है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स को शॉर्ट पीरियड के लिए, जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हो जाता तब तक। एडवर्स इफेक्ट, तो नुकसान क्या हो सकते हैं, तो डोंट कैरी ऑक्सीजन। ये क्या करता है, प्लाज्मा एक्सपेंडर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। तो अगर ये ज़्यादा देर तक हम यूज़ करते हैं बॉडी पे तो ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता। ओवर यूज़ में कॉज पल्मोनरी एडेमा। अगर प्लाज्मा एक्सपेंडर्स ज़्यादा यूज़ किया जाए तो क्या होगा, लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाएगा। हार्ट ओवरलोड, तो हार्ट ओवरलोड मतलब हार्ट को सर्कुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्ट में ओवरलोड हो जाएगा। रिस्क ऑफ एलर्जी होने के चांसेस होता है, स्पेशली विथ कलर्स लाइक डेक्स्ट्रन एंड जिलेटिन, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं क्रिस्टलेट्स के कंपेयर में। एक कॉलर, डेक्स्ट्रन और जिलेटिन लेने से एलर्जी के चांसेस होता है, रिस्क होता है, एक्सपेंसिव होता है। प्लाज्मा फेरेसिस इसलिए समझा रही हूँ जीपेट के लिए, क्योंकि जीपेट में 2011 में प्लाज्मा फेरेसिस से आया, लेकिन प्लाज्मा एक्सपेंडर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन प्लाज्मा फेरेसिस से आए हैं। प्लाज्मा फेरेसिस इज ए प्रोसीड्यूर इन विच ओनली प्लाज्मा इज रिमूव्ड एंड ब्लड सेल्स आर रिटर्न टू द सर्कुलेशन। प्लाज्मा फेरेसिस एक प्रोसीड्यूर होता है जहाँ पर ब्लड से क्या होता है, ओनली प्लाज्मा को रिमूव किया जाता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको सर्कुलेशन में भेजा जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड सेल्स को भेजा जाता है और प्लाज्मा वॉल्यूम को उससे निकाला जाता है। प्लाज्मा फेरेसिस डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा एक्सपेंडर्स बिकॉज इट रिमूव्स पेशेंट्स प्लाज्मा। कॉमन रिस्क ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस इज हाइपोटेंशन। प्लाज्मा फेरेसिस प्लाज्मा एक्सपेंडर से डिफरेंट है। प्लाज्मा फेरेसिस से प्लाज्मा को रिमूव किया जाता है और इसका कॉमन रिस्क क्या है, प्लाज्मा फेरेसिस का कॉमन रिस्क है हाइपोटेंशन। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने देखा एंटीप्लेटलेटेशंस, हेमोपोएटिक्स एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक रिवीजन की क्लास डाल दूँगी पूरा यूनिट 1 का, जो कि इजी हो जाएगा समझने में। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहे हैं देन कमेंट करो, एंड अगर नोट्स चाहिए वो भी कमेंट करो। I'll share the link, then नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।